नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे पास गुड्डू सिंह की किताब शून्य से संकल्प तक के कुछ अंश हैं। और ये कहानी किसी हीरो की नहीं है। ये एक आम लड़के की कहानी है जो सचमुच शून्य से शुरू करता है। किताब की पहली लाइन वो सीधे दिल पर लगती है। मैं शून्य से चला था, इसलिए हार से नहीं डरता। मैं गिरा था बार बार, इसलिए अब टूटता नहीं हूं। वाह, ये तो शुरुआत ही बहुत दमदार है। इसमें एक तरह की बेफिक्री भी है और एक गहरा आत्मविश्वास भी, जो सिर्फ ठोकरें खाने के बाद ही आता है ना? बिल्कुल। तो आज हम इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान के बनने की कहानी है। हमारा मकसद ये देखना है कि किसी की विरासत, उसके हालात और फिर उसके अपने फैसले, ये सब मिलकर जिंदगी को कैसे एक आकार देते हैं। तो चलिए जरा इसे कुरेद कर देखते हैं कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है 21 मार्च 2006 को जन्मे गुड्डू सिंह से। उनका परिवार ऐसा था जिसे हम आमतौर पर मिडिल क्लास कह देते हैं। न बहुत अमीर, न ही बहुत गरीब। जैसा कि वो खुद लिखते हैं, पैसे कम थे लेकिन इज्जत प्रचुर मात्रा में थी। और ये इज्जत कमाई हुई थी, विरासत में मिली थी। हाँ, और इस इज्जत की सबसे बड़ी वजह थे उनके दादाजी। वो एक सरकारी डॉक्टर थे। वो लिखते हैं कि उस जमाने में डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं था, वो एक सेवा थी। लोग उनके पास सिर्फ अपनी बीमारी लेकर नहीं आते थे, बल्कि अपना डर और अपनी आखिरी उम्मीद भी लेकर आते थे। ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में जब हम विरासत की बात करते हैं तो अक्सर जायदाद या पैसों से होता है, लेकिन यहाँ विरासत मूल्यों की है, संस्कारों की है। उनके दादाजी का काम मुझे भगवद गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर क्या ये आज के जमाने में मुमकिन है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर बिना फल की चिंता किए घर कैसे चलेगा? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नतीजे के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसका गहरा मतलब ये है कि आपका ध्यान काम की क्वालिटी पर होना चाहिए, न कि सिर्फ उससे मिलने वाले फायदे पर। गुड्डू के दादाजी मरीजों का इलाज इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें कितनी फीस मिलेगी। नहीं, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था। और जब आप इस भावना से काम करते हैं तो इज्जत अपने आप मिलती है। और यही उस परिवार की नींव थी। और वो नींव मजबूत हो रही थी। पिता भी मेहनती थे, एक आटा चक्की और एक आइसक्रीम फैक्ट्री चलाते थे। जरूरतें पूरी हो रही थीं, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी, इतने अच्छे माहौल के बावजूद गुड्डू खुद पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। वो खुद मानते हैं कि मेहनत, अनुशासन, ये सब शब्द उन्हें बोझ लगते थे। उन्हें लगता था कि जिंदगी तो अपने आप कटी जाएगी। ये एक तरह का भोलापन भी है और शायद एक तरह का अज्ञान भी। जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, हमें लगता है कि हमेशा ऐसे ही चलेगा। शायद इसीलिए उन्होंने बाद में एक बहुत गहरी बात लिखी। वो लिखते हैं, असली अभाव धन का नहीं बल्कि विचारों का था। जब मैंने पढ़ा तो मैं एक पल को रुक गया। विचारों का अभाव से उनका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो लक्ष्यहीनता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और इसी लक्ष्यहीनता को शास्त्र अविद्या कहते हैं। अविद्या का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्य का ज्ञान न होना। ये न जानना कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। और शास्त्र कहते हैं, अविद्या परमम दुःखम, विद्या सौख्यम अनुत्तमम। यानी अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है, पैसों की कमी से भी बड़ा। उनके जीवन में पैसों का संकट तो बाद में आया, लेकिन ये जो वैचारिक संकट था, ये लक्ष्यहीनता, ये शायद पहले से ही मौजूद थी। और फिर धीरे धीरे वो आर्थिक संकट भी आ ही गया। कोई बड़ा तूफान नहीं आया, कोई हादसा नहीं हुआ, बस धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पिता को शराब की लत लग गई। जो कारोबार सालों की मेहनत से खड़े किए थे, वो एक एक करके बिक गए। आटा चक्की बंद हो गई, आइसक्रीम फैक्ट्री भी। आमदनी शून्य हो गई। इस तरह का जो धीमा पतन होता है ना, वो किसी अचानक आई आपदा से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होता है। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है कि अचानक आई मुसीबत ज्यादा तोड़ देती होगी। नहीं, आप सोचकर देखिए, जब कोई तूफान आता है तो सब कुछ एक साथ बिखर जाता है। आप जानते हैं कि नुकसान हो गया है और अब आपको फिर से शुरुआत करनी है। लेकिन जब चीजें धीरे धीरे सड़ती हैं तो आप हर रोज थोड़ी थोड़ी उम्मीद खोते हैं। एक बच्चे के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि कल तक जो पिता घर की ताकत थे, वो आज कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, घर क्यों बदल रहा है।
ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे और सुकून का क्षरण था। बिल्कुल सही कहा, लेखक ने इसे एक लाइन में समेट दिया है। घर वही था, वही छत और वही दीवारें, लेकिन घर का सुकून कहीं खो गया था। और जैसे इतना काफी नहीं था, 8वीं कक्षा में उनके दादाजी का देहांत हो गया, वो जो घर की रीढ़ की हड्डी थे। कुछ महीने दादी की पेंशन से घर चला, लेकिन 2 महीने बाद वो भी चल बसी। अब स्थिति ये थी, जैसा वो लिखते हैं, कमाई शून्य थी और जिम्मेदारी पूरी। एक बच्चे के लिए कुछ ही महीनों में अपने घर के 2 सबसे मजबूत स्तंभों को खो देना, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस पर क्या गुजरे होंगे। अब तो वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गए होंगे। पूरी तरह से। वो लिखते हैं कि वो बिना किसी लक्ष्य के सुबह उठते थे। स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो कभी कभी वो अपनी साइकिल खुद ही पंक्चर कर लेते थे। अरे वाह, मतलब स्कूल से बचने के लिए इतनी मेहनत, ये तो अपने आप में एक अलग ही तरह का अनुशासन है ना? हाँ, नकारात्मक अनुशासन। स्कूल में भी उनकी पहचान एक शरारती लड़के की बन गई थी। क्लास में पटाखे फोड़ देना या विज्ञान की क्लास में मेंढक छोड़कर भगदड़ मचा देना, उन्हें इसी समय मजा आता था। आज वो समझते हैं कि ये कोई होशियारी नहीं थी, ये बस अनुशासन से भागने का एक तरीका था। ये सिर्फ भागने का तरीका नहीं है, इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। जब आपके घर में हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जब आप अपने परिवार को बिखरते हुए देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो आप बाहर कहीं और अपना कंट्रोल जाहिर करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो नकारात्मक तरीके से हो। क्लास में मेंढक छोड़कर वो कुछ देर के लिए ही सही माहौल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। शास्त्रों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी हमारा मन ही हमें बांधता भी है और आजाद भी करता है। इस मामले में गुड्डू का मन एक तरह से उनका दुश्मन बन गया था। घर का कंट्रोल छिन गया तो वो स्कूल में तोड़फोड़ करके एक झूठा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इस झूठे कंट्रोल का नतीजा भी बहुत बुरा निकला। 10वीं का रिजल्ट आया सिर्फ 48%। वो कहते हैं, वो सिर्फ नंबर नहीं थे, वो मेरे पिता के सपनों का टूटना था। उन्होंने पहली बार अपने पिता की आंखों में वो बेबसी देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और रिजल्ट सुनते ही उनके पिता बेहोश हो गए। ओहो, ये तो बहुत ही मार्मिक क्षण है। हाँ, ये वो पल था जब उन्हें लगा कि वो सिर्फ खुद से नहीं, अपने पूरे परिवार से हार गए। पहली बार उन्हें अपनी हरकतों से, अपनी लापरवाही से, मतलब खुद से डर लगा। क्या यही वो रॉक बॉटम होता है, वो सबसे निचला स्तर जिसकी बात अक्सर की जाती है कि इंसान को बदलने के लिए वहां तक पहुंचना जरूरी है? बिल्कुल, इसे आत्म जागरूकता का एक क्रूर क्षण कह सकते हैं। जब तक आपकी गलतियों का असर सिर्फ आप पर पड़ रहा है, आप शायद ना बदलें, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपकी लापरवाही ने उस इंसान को तोड़ दिया है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो चोट बहुत गहरी होती है। वो बेहोशी सिर्फ उनके पिता की नहीं थी, वो एक तरह से गुड्डू के पुराने मैं की भी बेहोशी थी। यहीं से उनके मन में वो सवाल उठा होगा, क्या मैं सच में ऐसा ही रहना चाहता हूँ? और जवाब था नहीं। लेखक कहते हैं कि उनमें अनुशासन किसी किताब या भाषण से नहीं आया, बल्कि मजबूरी से आया। 11वीं में यूपी बोर्ड में एडमिशन लिया। पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगने लगा था, लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया। घर की आर्थिक स्थिति जो पहले से खराब थी, अब बिल्कुल ठप हो गई। मतलब एक और चुनौती, जब वो सुधरने की कोशिश कर रहे थे, तभी हालात और बिगड़ गए। हाँ, और तब उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें काम करना होगा। उन्हें एक ऑफिस में काम मिला जो घर से 70 किलोमीटर दूर था। 12 घंटे की मेहनत, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, मंगलवार को। और उस एक दिन की मजदूरी थी सिर्फ 1000 रुपए। जरा इस हिसाब को समझिए, 70 किलोमीटर आना, 70 किलोमीटर जाना, यानी 140 किलोमीटर का सफर, फिर 12 घंटे की नौकरी, और ये सब कुछ एक किशोर कर रहा है। हिसाब और भी दिलचस्प है। वो बताते हैं कि 1000 रुपए में से 300 रुपए पेट्रोल में खर्च हो जाते थे, 100 रुपए खाने पीने में, हाथ में बचते थे सिर्फ 600 रुपए। और उन्हीं 600 रुपयों से पूरे हफ्ते घर का राशन और स्कूल की फीस निकलती थी। ये हिसाब सुनकर ही थकान महसूस हो रही है। इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी तोड़ सकती है या बना सकती है। यहाँ अनुशासन अब कोई किताबी शब्द नहीं रहा, ये जिंदा रहने का एक जरिया बन गया। जब आपका उद्देश्य इतना साफ हो कि मुझे अपने परिवार का पेट भरना है, तो आप खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुबह उठना, 140 किलोमीटर बाइक चलाना, 12 घंटे काम करना, ये सब अब विकल्प नहीं थे, जरूरत थे।
यही थी संघर्ष की असली पाठशाला, जहां उन्होंने अनुशासन का पहला और सबसे जरूरी पाठ सीखा। और इस मेहनत का असर उनकी पढ़ाई पर भी दिखा। 12वीं का रिजल्ट आया और उन्हें 67% अंक मिले। अब सुनने में 67% कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन 48% से यहाँ तक का सफर उस संघर्ष के साथ वो उनके लिए किसी भी टॉपर की जीत से कम नहीं था। यकीनन ये नंबर सिर्फ उनकी एकेडमिक प्रगति नहीं दिखा रहे थे, ये उनके चरित्र की प्रगति दिखा रहे थे। ये इस बात का सबूत थे कि अगर इंसान ठान ले तो हालात को बदल सकता है। ऐसा लगा कि अब चलो गाड़ी पटरी पर आ गई है। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग ज्वाइन की। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। शायद पुरानी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने कोचिंग में मजाक में अपने एक टीचर का मोबाइल फोन ले लिया और चुपके से उसमें अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर दिया। ये शायद बस एक छोटी सी शरारत थी, ध्यान खींचने की कोशिश। लेकिन लेखक इस घटना के बाद एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। मजाक समझकर की गई गलती जिंदगी में मजाक नहीं रहती। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि अनुशासन सिर्फ मेहनत करना नहीं है, अनुशासन चरित्र की स्थिरता भी है। आप 12 घंटे काम करके अनुशासन दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटी सी शरारत पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो इसका मतलब है कि बदलाव अभी भी अधूरा है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? ये एक ऐसी यात्रा है जो एक सम्मानित विरासत से शुरू होती है, फिर आर्थिक और व्यक्तिगत गिरावट के अंधेरे में खो जाती है, और फिर जरूरत और मजबूरी की आग ने तपकर अनुशासन का पहला पाठ सीखती है। ये सिर्फ गुड्डू सिंह की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनके लिए अनुशासन कोई सुबह उठकर जिम जाने का लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक जरूरत है। जैसा कि लेखक ने शुरुआत में कहा था, ये किताब ये सिखाने के लिए नहीं है कि धनवान कैसे बना जाए, बल्कि ये दिखाने आई है कि एक इंसान कैसे बनता है, और इंसान बनने की प्रक्रिया में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और ये कहानी हमें एक अधूरे लेकिन बहुत अहम मोड़ पर छोड़ देती है, जहां एक तरफ मेहनत से हासिल की गई एक छोटी सी जीत है और दूसरी तरफ एक मजाक में की गई गलती जो एक गंभीर चेतावनी की तरह लगती है। सही कहा, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो कौन सी छोटी मोटी हरकतें या मजाक होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में वो हमारे चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं? और क्या हर गिरावट वाकई ऊपर उठने का पहला कदम होती है?